और खबर दोपहर की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भोपाल से आ रही है, जहां लगातार सियासी मंजरनामे पर हमारी नजर बनी हुई है। राजभवन में कमलनाथ की गवर्नर लालजी टंडन से मुलाकात हुई है। खरीदो फरोख्त मामले में वज़ीर आला कमलनाथ ने गवर्नर को एक खत सौंपा है। और इस सब के बीच ये भी खबर है कि बेंगलुरु से आ रहे अरकान असेंबली भी गवर्नर से मुलाकात करेंगे और फ्लोर टेस्ट की उनसे बात कहेंगे। अरकान असेंबली स्पीकर से भी मुलाकात करने वाले हैं और तमाम अरकान असेंबली जो कि बेंगलुरु से आ रहे हैं, उनका ये कहना है कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं। गवर्नर लालजी टंडन जो भी तारीख मुकर्रर करेंगे उस दिन वो फ्लोर टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार है। चलिए सीधे रुख करेंगे एक बार फिर से भोपाल का, जहां मौजूद है हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, लगातार हम बात कर रहे हैं कि इसी वक्त का इंतज़ार किया जा रहा था और चाहे हम कांग्रेस की बात करें या फिर हम बीजेपी के अरकान असेंबली की बात करें, दोनों ही लोगों की तमाम तर उम्मीदें अब जो हैं वो गवर्नर से वाबस्ता हो गई हैं कि वो क्या कुछ फैसला लेंगे। तफसीलात चाहेंगे। हाँ, यकीनी तौर पर सबकी, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की, दोनों की उम्मीदों का महवर मरकज़ गवर्नर और स्पीकर ही बने हुए हैं। और जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले सीएम कमलनाथ की गवर्नर से मुलाकात हुई और उसमें उन्होंने 3 सफ़े का जो ख़त दिया उसमें पूरे मामले के लिए बीजेपी की साजिश करार दी है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नर जो भी तारीख चाहें वो तारीख बता दें, उस तारीख पर जो है फ्लोर टेस्ट के लिए कांग्रेस तैयार है। लेकिन यहाँ पे ख़ास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि खुसूसी तैयारे से 19 मेंबरान असेंबली जो जिन्होंने बागी तेवर इख्तियार कर रखा है, वो बेंगलोर से भोपाल पहुँच रहे हैं और वो सीधा जो है कहीं पर और ना जाकर गवर्नर हाउस जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उनको कांग्रेस या कहीं और जाने से बेहतर है पहले गवर्नर हाउस के सामने पेश कर दिया जाए, उसके बाद स्पीकर के सामने पेश किया जाए, ताकि ये वादे हो सक जाए कि ये तमाम मेंबरान असेंबली कि ये कांग्रेस को छोड़ चुके हैं और इनका इस्तीफा फौरी तौर पर जो है कबूल किया जाना चाहिए। और जब इन तमाम लोगों का इस्तीफा कबूल हो जाता है तो वही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार दबाव बना रही है कि 16 मार्च से शुरू होने वाले असेंबली सेशन पर को न जाकर बल्कि उससे पहले फ्लोर टेस्ट किया जाए, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अपनी अक्सरियत जो है, अपना एतमाद खो चुकी है। अब उसे हक नहीं है कि वहाँ पर 16 मार्च को जो है वहाँ पर असेंबली का विधायक आप 22 विधायकों को कैद कर ले और तब कहें कि आप ये टेस्ट कराइए। आज अगर ये बात सही होती तो ये 22 को मीडिया के सामने ले आए, उनकी बात सुन। मैं नहीं जानता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। कोरोना वायरस का भी खतरा क्या? देखिए, कोरोना वायरस तो यहाँ पहले राजनीति में है, बाद में देखा जाएगा। अभी सत्र आगे तो नहीं बढ़ रहा सर, सत्र आगे तो नहीं बढ़ रहा। तो नाज़रीन, हमने देखा कि किस तरह से वज़ीर आला कमलनाथ से जब बातचीत की गई तो उन्होंने अपने ख़ास अंदाज में कह दिया कि सियासत में है कोरोना वायरस, यानी उनका जो तंज़ी अंदाज है वो मेहताब हमने यहाँ पर भी देखा। और साफ तौर पर उन्होंने एक तरह से चैलेंज किया है कि बीजेपी जो अपने तमाम अरकान असेंबली है उनको सामने लेकर आए। क्या कहेंगे? जी, यकीनी तौर पर देखिए, कांग्रेस पहले दिन से ये कह रही है, उसका ये कहना है कि जितने भी मेंबरान असेंबली गए हैं ये साजिश का शिकार हुए हैं। और जिस तरह से ज़राए के हवाले से खबर आती रही है कि 19 में से जो है 2 वजीर और 10 मेंबरान असेंबली ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से मना कर दिया। उनका कहना है कि हम सिंधिया के साथ हैं और सिंधिया अगर कोई पार्टी बनाते हैं, अलग जाते हैं तो हम उनके साथ रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी तौर पर जो है वो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको ये मानना है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हो, कल जनता की अदालत में जब उनको जाना होगा तो वो किस मुंह से जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वोट जो लिया था वो उन्होंने 15 साल की शिवराज हुकूमत की, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत के खिलाफ वोट मांगा था। और ऐसे में अगर वो भारतीय जनता पार्टी के दामन से वाबस्ता होते हैं तो फिर उनका अपना पॉलिटिकल कैरियर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे साफ तौर पे कहा जाने लगा कि महाराजा ने अपने को बचाने के लिए, अपने सियासी कैरियर को जब बचाने के लिए शतरंज की मोहरों की अगर बात करें तो प्यादों को दाव पर लगा दिया है। क्योंकि अगर 22 मेंबरान असेंबली के इस्तीफे कबूल हो जाते हैं तो यकीनी तौर पर आप जानिए कि 22 मेंबरान असेंबली और भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं सरकार बनाने में
कामयाब भी हो जाती है ना, तो ये तमाम लोग जो है दोबारा इनको इलेक्शन में जाना पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि 22 के 22 जो है दोबारा जीत कर आ सकें। और फिर ये भी है कि क्या इनको जो है दोबारा वजारत में मौका मिलेगा, तमाम चीज़ें हैं जिस पर गौर करने की ज़रूरत है ना। जी मेहताब, लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गवर्नर से अब सीएम कमलनाथ ने मुलाकात कर ली है और अब ये भी उम्मीद की जा रही है कि अरकान असेंबली जो है वो स्पीकर से भी मुलाकात करने वाले हैं। बेंगलुरु से जो अरकान असेंबली आ रहे हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। फ्लोर टेस्ट के लिए हम तैयार हैं, ये भी उनका कहना है। तो कहीं ना कहीं तमाम तर आज जो दिन है मध्य प्रदेश की सियासत का वो सरगर्मियों भरा रहने वाला है। आप तमाम लोगों को बिजी रखने वाले हैं आज ये सियासतदान। यकीनी तौर पर अब इनके पास जो है अपना जो काम है, जो दावे और जो वफा करने की बातें थी, उससे जब दूरी होती है तो ये हुकूमत जो है या सियासतदान अवाम को किसी और तरीके से गुमराह करके उलझाने की कोशिश करते हैं। अब दोनों पार्टियों की बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों बातें ये कर रही हैं फ्लोर टेस्ट के लिए। लेकिन जो कांग्रेस का जो बार बार मुतालबा था कि फ्लोर टेस्ट उस बुनियाद पर हो सकता है जब 19 मेंबरान असेंबली को पहले हाजिर किया जाए, और अगर ये मेंबरान असेंबली उसमें हाजिर होते हैं तो हमें देखते हैं कि उनको एक ख़ास मौका है कि वहाँ पर ये पेश कर सके कि किस तरह से उन्होंने अपना मौका जो है मौक़ूफ़ पेश किया था, और जो उनका मुतालबा था उस मुतालबे को लेकर जो है उन्होंने जो दावा किया था, जो मुतालबा किया था, वो जनता की अदालत में जाना है। अगर ये 19 के 19 जो हाजिर होते हैं, चाहे हम गवर्नर की बात करें या स्पीकर एन प्रजापति की बात करें, तो दोनों की परेड के बाद ही तय होगा कि जो है गवर्नर अपना क्या मौक़ूफ़ स्टैंड लेते हैं और फिर स्पीकर क्या इन 22 लोगों के रिजिग्नेशन को एक्सेप्ट करते हैं। और फिर जैसा कि मैंने पहले हिना ने कहा था कि अगर कांग्रेस को ये लगता है कि वो जो है कंफर्ट जोन में नहीं है, तो वो 22 मेंबरान असेंबली के बाद जितने भी मेंबरान असेंबली कांग्रेस के बचते हैं वो एक साथ अगर वो इस्तीफा देते हैं तो मिड टर्म पोल की संभावना बहुत बन जाती है। जी मेहताब, क्या कुछ ये भी खबर है कि बेंगलुरु से जो अरकान असेंबली आ रहे हैं ये कितने बजे तक आएंगे? क्योंकि जिस तरह से आपने बताया था कि एयरपोर्ट पर जो हिफाजती इंतजामात है, सिक्योरिटी है, वो काफ़ी चौकसी वहाँ पर बढ़ती जा रही है। मेहताब है ना, जो हमारे पास खबर है कि वहाँ से मेंबरान असेंबली जो है 11:15 बजे के करीब बेंगलोर से रवाना हुए हैं। तो बेंगलोर से अगर हम भोपाल की बात करते हो तो तकरीबन 2 घंटे की जो है फ्लाइट का सफ़र होता है। और यही वजह है कि मैं देख जैसे खबर यहाँ पर आई है तो यहाँ पर आईजी डीआईजी तमाम लोगों ने जो है फौरी तौर पर भोपाल राजा भोज एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया, क्योंकि तमाम मेंबरान पर सबकी नज़र लगी हुई है। चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दोनों के लिए जीवनदायिनी या संजीवनी बूटी इन दोनों जो है 19 मेंबरान असेंबली पर लगी हुई है। और यही वजह है कि चाहते हैं कि हिफाजत सिक्योरिटी में पहले इनको पेश किया जाए। और बीजेपी की जो ख्वाहिश है कि पहले इनको जो है किसी कांग्रेसी से मिलने न दिया जाए, बल्कि इनको गवर्नर के सामने पेश किया जाए और गवर्नर के पेश होने के बाद जो है इनको स्पीकर के सामने पेश किया जाए। और उनकी जो ख्वाहिश है और जिस तरह से बातें निकल कर आ रही हैं कि इन तमाम लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, और अगर ये गवर्नर के सामने और स्पीकर के सामने अपनी जो है पेशी कर देते हैं और साबित कर देते हैं कि उन्होंने खुद इस्तीफा दिया और किसी तरह का नहीं है, तो फिर उसके बाद सूरत हाल दूसरी बनती है। और फिर सीएम खुद कह चुके हैं गवर्नर से मुलाकात करने के लिए, जो भी गवर्नर तारीख देंगे फ्लोर टेस्ट के लिए कांग्रेस तैयार है। जी मेहताब, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लगातार मध्य प्रदेश के सियासी हालात पर हमारी भी नज़र बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। आरजेडी के रुकने पार्लियामेंट मनोज झा ने बदलती सियासत को लेकर अपने खास अंदाज में तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सियासत में कोई भी फैसला सबकी रजामंदी के साथ नहीं हो सकता। मनोज झा से न्यूज़ 18 नुमाइंदे ने खास बातचीत की है। बात करते हैं आरजेडी के राज्यसभा सांसद और मुख्य प्रवक्ता मनोज झा से। मनोज झा जी, राज्यसभा में जिस तरह से 2 लोगों को भेजने का फैसला आरजेडी की तरफ से किया गया है, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि सबको साथ लेकर चलेंगे, नया बिहार गढ़ेंगे। ये कास्ट इक्वेशन को देखते हुए कहा जा रहा है कि हर समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व आरजेडी में दिया जा रहा है। देखिए, जाति उपजाति समुदाय लोकतंत्र इनकी रिप्रेजेंटेशन से बहुरंगी होता है। अगर आप राज्यसभा देखिए, आने वाले दिनों में विधान परिषद देखेंगे, तो जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी कह रहे हैं A to Z, उसमें एक संदेश, और वो संदेश है राजनीति के बदलते मिजाज का, जो वो सेट कर रहे हैं तेजस्वी जी, और बाकी लोगों को अब रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर है कि जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके ग्रैंड अलायंस के सहयोगी, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें या शरद यादव जो कि वो भी साथ हैं, उनकी लोगों की तमाम लोगों की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं इस बार जो टिकट वितरण हुआ है उसको लेकर के। देखिए, मेरा मानना है कि कभी भी
कोई भी निर्णय सबको संतुष्ट करे ऐसा नहीं होता है, लेकिन संदर्भ में कोई भी निर्णय होता है और कुछ हमारी योजनाएं होती हैं उस संदर्भ में होता है। तो मैं समझ रहा हूं कि उसी संदर्भ में इसको देखना चाहिए। और जाहिर तौर पर अभी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। अभी हमारे लिए प्राथमिकता विधानसभा चुनाव है। लोग देखेंगे कि किस प्रकार सर्व समाज का प्रतिनिधित्व हम सुनिश्चित करते हैं। तो सर्व समाज का प्रतिनिधित्व जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा, आरजेडी खुद अपने दम पर करेगी या बाकी सहयोगियों को साथ लेकर चलने की तैयारी है? मैसेज क्या है इसमें कि आरजेडी ने एक तरफा फैसला नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आरजेडी के लिए एक महत्वपूर्ण चुनाव था राज्यसभा का, क्योंकि 5 सदस्य से जेठमलानी साहब की मौत के बाद, निधन के बाद हम 4 पे आ गए। हम आदर्श की कैटेगरी में आ गए। कोई भी दल ये पसंद नहीं करेगा। उस संदर्भ को लोग देखते नहीं है। अब हम 5 अगर हो रहे हैं तो 5 के बाद फिर दल का दर्जा मिलेगा, अन्यथा वो अन्य की श्रेणी नियमावली के हिसाब से कई चीजों से हमें वंचित करती है। आखिर में एक सवाल, मांझी, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा, शरद यादव, कांग्रेस पार्टी, इन सब लोगों को आप लोग समझा पाएंगे, समझा लेंगे, साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे? देखिए, साथ बैठेंगे, सब समझते हैं, सब कुछ हो जाएगा। ये अननेसेसरी स्पेकुलेशन मीडिया में हो रहा है। सब कुछ सहमति से, सबकी सहमति से सुचारू ढंग से सुनिश्चित कर लिया गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने राज्यसभा के लिए अपने 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। टीआरएस पार्टी ने के केशव राव और केआर सुरेश रेड्डी को राज्यसभा उम्मीदवार नामजद किया है। आज दोनों ने टीआरएस पार्टी के लीडरों के साथ कागजात नामजदगी दाखिल किए। आज पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख है। 18 मार्च पर्चा नामजदगी वापस लेने की तारीख है। केशव राव और केआर सुरेश रेड्डी ने केसीआर से मुलाकात करके राज्यसभा उम्मीदवार बनाने पर उनका बेहद शुक्रिया अदा किया। वहीं मरकज की बीजेपी हुकूमत मुल्क की मईशत को खतरे में डालकर कॉरपोरेट कंपनीज को फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रही है। ये कहना है सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी अतुल कुमार अंजान ने। हैदराबाद दौरे के मौके पर उन्होंने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत एक के बाद एक दीगर महकमों को खांगियाने का काम कर रही है। अब रेलवे को खांगियाने का काम तेजी से जारी है। The government of India, one by one step, is destroying our economy. Our national wealth, Navratnas, put up on sale. 100% equity, 100% government equity in HPCL is on sale. Now next, railways, part by part, they are handing over it to private sector. It has started with 2 trains, private trains, Tejas. Now 150 trains, private trains will be operated. So you can understand how they are realizing, how they are squeezing the people, how they are collecting the money from different, without any budgetary. और खबर दोपहर में एक और अहम खबर, दिल्ली में तमाम पब्लिक स्विमिंग पूल्स को बंद कर दिया गया है। 31 मार्च तक तमाम स्विमिंग पूल बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली की रियासती हुकूमत के सेहत और ख़ानदानी बहबूद महकमे ने ये हुक्म जारी किया है। तो अहम खबर, कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए दिल्ली में तमाम पब्लिक स्विमिंग पूल्स को बंद कर दिया गया है। 31 मार्च तक के लिए तमाम स्विमिंग पूल्स को बंद कर दिया गया है। दिल्ली की रियासती हुकूमत ने ये अहम फैसला लिया है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हुकूमत और तमाम तर जो इंतज़ामिया है मुख्तलिफ रियासतों की, उनकी जानिब से तमाम एहतियाती इक़दामात उठाए जा रहे हैं। ख़ास तौर से भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचने की लगातार अपील की जा रही है। और अब देखा हमने कि किस तरह से दिल्ली के तमाम स्विमिंग पूल्स को भी बंद रखने की हिदायत जारी कर दी गई है। तो अहम खबर दिल्ली से, जहां तमाम तर तालीमी इदारे तो बंद कर ही दिए गए थे, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल्स, उन पर भी इसका असर।
और चलिए सीधे हम लिए चलेंगे दिल्ली मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। किसी को कोई भी थोड़े से भी सिम्टम हो, हल्का सा भी सिम्टम हो, तो वो 14 दिन के लिए अपने आप को घर में रखें, पब्लिक के बीच में ना जाए, बसेज में ना जाए, मेट्रो में ना जाए। सिम्टम अगर आपको हैं तो सेल्फ क्वारंटाइन इज द बेस्ट थिंग। मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, कई सारे लोग कह रहे हैं कि क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ कितनी की है सरकार ने सफिशिएंट नंबर किया है, बट होम क्वारंटाइन से अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। ये घर के अंदर ही है, वो उनके लिए जो घर की फैसिलिटी नहीं मिल सकती है। तो अगर आपको कोई भी सिम्टम है, फीवर है या आपको खांसी है, स्नीजिंग है, तो उसके लिए आपको इमीडिएटली पब्लिक में जाना बंद करना चाहिए। और वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिम्टम आने में कई बार 1 वीक से 2 वीक तक लग जाते हैं फाइनली आपको बीमार पड़ने में। तब तक के लिए आप क्वारंटाइन कर लीजिएगा। एक सवाल ये है कि आपने कहा कि स्पोर्ट एक्टिविटी है थोड़ी देर के लिए बंद करें, तो इसमें अगर आईपीएल अगर फॉर्मेट चेंज करता है कि भीड़ नहीं होगी तो क्या आप अलाउ करेंगे? अभी अगर मगर तो उसकी बात बाद में, वो तो बाद में। हमारा इंटेंट गैदरिंग को अवॉइड करना है। हमारा इंटेंट कोई एक्टिविटी स्पोर्ट्स तो कोई अपनी प्रैक्टिस कर रहा होगा, हम उसको थोड़ी बंद करेंगे। Sir, what is the risk window that you're looking at? 15 days, 20 days, 1 month for people to be cautious? नहीं, देखिएगा अभी इनिशियली जो हमने स्टार्ट किया है, कम से कम 1 महीना आप मान के चलिएगा। अब यूरोप का एग्जांपल देख सकते हैं। यूरोप में भी इनिशियली जो दिल्ली में या हमारे देश में बहुत कम केसेज हैं, दिल्ली में सिर्फ 6 केसेज हैं, पूरे देश में 74 केसेज हैं। यूरोप में 15-20 दिन पहले इतने ही केसेज हुआ करते थे, और अचानक देखिएगा इटली के अंदर 15,000 केसेज क्रॉस कर गया है। तो हमारे को बहुत ही कॉशियस होने की जरूरत है। ये क्योंकि स्प्रेड जब होता है तो मल्टीप्लाई करता है, ऐड नहीं करता है। तो मल्टीप्लिकेशन जब होता है तो हमें कम से कम 1 महीना मान के चलना पड़ेगा, देन वी कैन। अभी इस बारे में लेकिन कुछ अभी तक नहीं है। 6 तो लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली में किस तरह से एहतियाती तदबीर अपनाई जा रही है। मनीष सिसोदिया उनके साथ टिप से जुड़े आला ऑफिसर, जिनका कहना था कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से एहतियात बरती जाए। जेएनयू में भी कोरोना वायरस का असर देखा जा रहा है, यानी तालीमी इदारे भी कहीं ना कहीं मुतासिर नजर आ रहे हैं। जेएनयू में क्लासेस 31 मार्च तक के लिए मुअत्तल कर दी गई हैं। तमाम तर इम्तिहानात उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है। तमाम तर जो प्रोग्राम होने थे, सभी चीज़ों पर कोरोना वायरस का असर लगातार दिखाई दे रहा है। जेएनयू में भी तमाम तर जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं उनको मुअत्तल कर दिया गया है। 31 मार्च तक के लिए अभी एहतियाती तदाबीर जो है अपनाई जा रही हैं। जिस तरह से हम सुन रहे थे, मनीष सिसोदिया के साथ जो एक आला अफसर बैठे थे टिप से जुड़े, उनका साफ तौर पर कहना था कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करना है, सबको अपनी एहतियात खुद करना है, और अगर थोड़ी सी भी बीमारी का एहसास होता है तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना है। एहतियात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भीड़ भाड़ वाले इलाकों से परहेज, साफ सफाई। इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए दिल्ली में भी ख़ास एहतियात बरती जा रही है। इस सब के बीच हम मौसम की भी बात कर लें। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बेमौसम होती बारिश पर माहिर मौसमियात कुलदीप सिंह का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मार्च के महीने में दिल्ली में बारिश हो रही है। उन्होंने कोरोना के हवाले से भी मौसम में तब्दीली की बात कही। कुलदीप सिंह से न्यूज़ 18 नुमाइंदे ने खास बातचीत की। होली जा चुकी है और मार्च के महीने में बारिश हो रही है। आखिरकार मार्च महीने में बारिश क्यों? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मौसम वैज्ञानिक कुलदीप जी। कुलदीप जी, मार्च का महीना आ चुका है और बारिश इस मौसम में हो रही है, आखिर क्यों ऐसा है? देखिए, मार्च के जो आपके पहले 15 डेज होते हैं, इसमें भी हमारे पास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव बना रहता है। और ये भी आप देखेंगे कि इसमें तीसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो कि हमारे पास इफेक्ट कर रहा है। पहला आपका फर्स्ट में था, दूसरा 5 और 6 तारीख में था, तीसरा अभी 10 तारीख से स्टार्ट हुआ है। तो देखेंगे होली की रात में भी हमारे पास दिल्ली एनसीआर में हल्की फुल्की बूंदाबांदी और बारिश हुई थी। उसके बाद से लगातार बारिश चल रही रात के समय में। और चूँकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी प्रभाव बना हुआ है और उसका प्रभाव आज रात और कल सुबह तक ज़्यादा बना रहेगा। तो आज भी हमारे पास हल्की फुल्की बूंदाबांदी शाम और रात में हो सकती है। लेकिन उसके बाद कहेंगे कल से जो है ना, इसमें सिस्टम आगे चला जाएगा, तो जो दिल्ली एनसीआर से में प्रभाव कम होना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद जो है तापमान में वृद्धि हमारे पास शुरू हो जाएगी। 15 तारीख के बाद से तापमान में ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि होगी। यानी कि
15 तारीख के बाद जो बड़े बदलाव है मौसम में वो देखने के लिए मिलेंगे। हाँ, निश्चित तौर पे जो बारिश और बादल का आप देख रहे हैं इस समय हल्की फुल्की बारिश चल रही है वो 15 तारीख तक ही रहेगी। मोस्टली आप कह सकते हैं कि कल दोपहर तक रहेगी 14 के आफ्टरनून तक, और उसके बाद ये बारिश ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आगे भी अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कोई ऐसा एक्टिव नहीं आ रहा जो कि मैदानी इलाकों में या दिल्ली एनसीआर में प्रभावित करे। तो फिर सिर्फ तापमान में ही वृद्धि होगी और 15 तारीख के बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में वृद्धि होगी। और जहाँ तक 30 डिग्री सेंटीग्रेड की बात है वो 18 तारीख में और 19 तारीख में दिल्ली एनसीआर में टेम्परेचर जो अधिकतम तापमान है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होगा। अच्छा, दिल्ली एनसीआर की तो बात आपने की, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके का मौसम रहने वाला है अभी? देखिए, उत्तर प्रदेश में 2 दिनों तक हमारे पास ऐसी सिचुएशन बनी रहेगी। कई जगहों पर हेल स्टॉर्म होने की संभावना है, ओला गिरेंगे और साथ में थंडर स्टॉर्म जैसे कह सकते हैं बारिश होगी और लाइटनिंग होगी और तेज़ हवाएं भी लगभग 40 किलोमीटर पर स्पीड से चलेंगी। तो ये सिचुएशन आज और कल पूरे उत्तर प्रदेश में बनी रहेगी। इस समय देखेंगे तो जो उत्तर प्रदेश वेस्ट उत्तर प्रदेश का नॉर्दर्न पार्ट है जो कि उत्तराखंड से लगा हुआ है, वहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास एक्टिविटी चल रही, जो कि आपके पास कहते हैं बरेली, मुरादाबाद, नजीबाबाद के इलाके हैं, वहाँ पर अभी इस समय एक्टिविटी चल रही है। और लेकिन दिन में और रात में और कल भी ये एक्टिविटी उत्तर प्रदेश में चलेगी। तो सर, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में कई जगह पे ओलावृष्टि की भी संभावना है, तो ये कौन से खास ऐसे शहर है जहाँ पर होगी, क्योंकि किसानों की फसल को भी इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है? देखिए, मुख्यतः आप कह सकते हैं कि जो नॉर्थ वेस्ट है, वेस्ट यूपी में बात करते हैं तो नॉर्थ वेस्ट, जैसे आप कह सकते हैं सहारनपुर, बरेली, मुजफ्फरपुर नगर और इसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर हो सकती है। ईस्ट यूपी में भी आप देखेंगे कि आपका शाहजहाँपुर, हरदोई, बरेली, लखनऊ, ये काफ़ी एरिया हैं जहाँ पर हिल स्टॉर्म होने की आज और कल संभावनाएँ बनी हुई हैं। तो अच्छा सर, एक चीज़ और है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस चल रहा है तो लोगों का कहना है या बहुत सारे एक्सपर्ट इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि जब सर्दी रहती है, मौसम में थोड़ा सा ठंडापन रहता है तो कोरोना ज़्यादा इफेक्टेड होता है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी अपने आप गायब हो जाएगी। क्या इसमें भी कुछ तथ्य? देखिए, जो उस पर अभी तो क्योंकि कोरोना वायरस बिल्कुल लेटेस्ट है, उसमें क्या इसका इफेक्ट पड़ता है, लेकिन जहाँ तक बहुत लोग बोल रहे हैं कि टेम्परेचर से इसका लिंक है, तो निश्चित तौर पे जो टेम्परेचर बढ़ने की बात है तो पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, दिल्ली एनसीआर में, साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में 15 तारीख तक अभी तापमान में कोई खास वृद्धि नहीं होगी, लेकिन 15 तारीख से लेकर के 18 तारीख के बीच में तापमान में वृद्धि होगी। और ये आप कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर में 18 और 19 तारीख को टेम्परेचर 30 डिग्री पहुँच जाएगा, जो लगभग आई थिंक थ्रेशोल्ड वैल्यू माना जा रहा है कि उसके बाद सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे 20 तारीख तक कई जगहों पर तापमान लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आ जाएंगे। तो निश्चित तौर पे आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर में 15 के बाद और उत्तर प्रदेश में 16 तारीख के बाद में तापमान में काफ़ी वृद्धि होगी। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए मौसम वैज्ञानिक कुलदीप जी, जिनका कहना है कि 15 तारीख के बाद दिल्ली एनसीआर में मौसम में बदलाव देखने के लिए मिलेगा, यानी कि तापमान में वृद्धि होगी। और जिस तरीके का अभी बारिश का मौसम देखा जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से है। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और उड़ीसा से भी अहम खबर आ रही है, जहां 31 मार्च तक तमाम तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है, लेकिन इम्तिहानात तयशुदा वक्त पर ही मुनक्किद किए जाएंगे। सबसे अहम बात यह कि रियासत में तमाम सिनेमाघर, स्विमिंग पूल, जिम सेंटर यानी भीड़भाड़ वाली जगह, उन सबको बंद कर दिया गया है। रियाला असेंबली में उन्होंने इस बात का ऐलान किया है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए तमाम तर एहतियाती तदाबीर अपनाई जा रही है। और वहीं भोपाल से अहम खबर, 3 खुसूसी तैयारियों के जरिए सिंधिया हामी अरकान असेंबली भोपाल आ रहे हैं। 2 तैयारे हैं 10-10 सीटर के, यानी जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे थे मेहताब आलम से, उनका यही कहना था कि एयरपोर्ट पर जो सिक्योरिटी बढ़ाई गई है उसको देखते हुए ये पूरी उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी जो है वो तमाम तर एहतियाती तदाबीर अपना रही है, सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। 3 खास तैयारियों के जरिए सिंधिया हामी अरकान असेंबली भोपाल आ रहे हैं, जहां वो गवर्नर और स्पीकर से मुलाकात करने वाले हैं। 2 तैयारे हैं 10-10 सीटर, 1 तैयारा 8 सीटर है। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की अगर बात करें तो 31 गनमैन वहाँ मौजूद हैं, पुलिस के साथ एसटीएफ भी मौजूद है। चलिए एक बार फिर से रुख करेंगे मेहताब आलम का। मेहताब, लगातार वहाँ के सियासी मंजरनामे पर हमारी नज़र बनी हुई है, अभी की ताज़ा सूरत हाल आपसे जानना चाहेंगे।
यकीनी तौर पर सभी लोगों की अब सांसें थम रही हैं। वजह इसकी यह है कि भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, फ्लोर टेस्ट की जो बात की जा रही थी, जो दावे किए जा रहे थे, अब वो घड़ी नज़दीक आती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जो है 3 खुसूसी तैयारों से बेंगलोर से जो है बागी मेंबरान असम्बली जो है रवाना हो चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि 1 बजे से 1:15 बजे के बीच ये तीनों प्लेन यहाँ पर लैंड कर जाएंगे और सीधे उनको सख्त सिक्योरिटी हिफाजती इंतजाम के बीच गवर्नर हाउस ले जाया जाएगा। यहाँ पे जो है सबसे समझने वाली बात यह है कि सिंधिया के अरकान असम्बली ने इस्तीफा क्यों दिया, और दूसरी बात यह है कि क्योंकि अगर 1/3 उनके साथ मेंबरान असम्बली नहीं है तो उनको नई पार्टी का दर्जा नहीं मिल सकता है। और दूसरी बात यह है कि जब ये जो है 22 मेंबरान असम्बली ने अगर इस्तीफा दिया है तो पूरे मंजरनामे को है ना हम ऐसे समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश असम्बली की जो सीट है वो 230 है। 22 मेंबरान असम्बली ने इस्तीफा दिया है, अब तादाद बचती है 206। अब इसमें से जिस पार्टी के पास 104 मेंबरान असम्बली की हिमायत होगी उसके पास इक़्तिदार हो सकता है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात का दबाव बना रही है कि 22 मेंबरान असम्बली का इस्तीफा फौरी तौर पर कबूल कर लिया जाए और जो भी मेंबरान असम्बली बचते हैं उनके बीच में फ्लोर टेस्ट करवाया जाए ताकि उसकी जो है अक्सरियत साबित हो सके। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि जो है पहले मेंबरान असम्बली को हाजिर किया जाए और उसके बाद फ्लोर टेस्ट की बात बनेगी। और यही वजह है कि हमें देख रहे हैं कि दोनों पार्टियों के बीच जो है मेंबरान असम्बली को गवर्नर के पास पहले पेश किया जाएगा, उसके बाद स्पीकर के सामने ये मेंबरान असम्बली जाएंगे। क्योंकि आज असम्बली में राज्यसभा की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की जो 3 सीटें हैं आज उसका पर्चा दाखिल करने की आखिरी तारीख है। कल जो है दिग्विजय सिंह ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया, आज सिंधिया भारतीय जनता पार्टी से, और उधर अगर हम बात करते हैं कांग्रेस से दूसरे उम्मीदवार की जो है तो उसमें फूल सिंह बरैया एक दलित चेहरे के तौर पर उतारा गया है। तमाम चीज़ों पे जो है सियासी घमासान जो जारी है उस पर यही है कि दोनों पार्टियां इक़्तिदार में आना चाहती हैं। लेकिन ख़ास बात ये भी है कि वो दोनों पार्टियां जिन्होंने जनता से जो वादा किया था, जनता की अदालत में जो गई थी, मंशूर में जो वादा किया गया था, उस पर बात करने को कोई तैयार नहीं है। जी मेहताब, इस सब के बीच में हमने कमलनाथ का बयान भी सुना था, बहुत पुरएतमाद नजर आ रहे थे वो अपनी हुकूमत को लेकर, और बीजेपी पर उन्होंने अपने खास अंदाज में तंज भी किया था। कोरोना वायरस को उन्होंने सियासत से जोड़ दिया था। यकीनी तौर पर कोरोना वायरस को सियासत से उन्होंने भी जोड़ दिया। और फिर अभी दिग्विजय सिंह जो साबिक वज़ीर आला मध्य प्रदेश के हैं उन्होंने भी कहा कि जितने भी मेंबरान असम्बली बेंगलोर से आ रहे हैं पहले उनकी स्पेशल जो है जांच की जानी चाहिए, क्योंकि कर्नाटक में कोरोना वायरस पहले से फैला हुआ है। ऐसे में खदशा है कि इन मेंबरान असम्बली को कोरोना वायरस हो सकता है। तो जो हम देख रहे हैं कि सियासत में जो वायरस दाखिल हुआ है, ये वायरस की शक्ल कुछ भी हो सकती है, लेकिन वायरस तो है जिसने इक़्तिदार को जो है चूल्हों को हिलाकर रख दिया है। और उसको समझने की ज़रूरत है कि क्या बरसर इक़्तिदार जमात इक़्तिदार में बरकरार रहेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, या फिर दोनों से अलग हटकर मिड टर्म पोल की हालात बनेंगे। लेकिन मुझे जो लग रहा है, जिस तरह से कल जो है एक आप रिपोर्ट में बातचीत में जो है कमलनाथ ने इशारा दिया था कि अगर कांग्रेस पार्टी फ्लोर टेस्ट में कामयाब नहीं होती है तो वो तमाम मेंबरान असम्बली एक साथ इस्तीफा देकर मिड टर्म पोल की डिमांड करेंगे। जी मेहताब, अगर हम थोड़ा पीछे लौटना चाहें, और आज तो जो सियासत चल रही है उसके ऊपर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है, थोड़ा सा पीछे जाना चाहेंगे। कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो कमज़ोर नज़र आ रही है अपने तमाम जो लीडरान हैं उनके सामने, और हम ये भी बात कर रहे थे कि कांग्रेस शायद चीज़ों को भाप नहीं पाई या वो ये नहीं समझ पाई कि सिंधिया इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। क्योंकि आप वहाँ के सियासी हालात पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं, इसलिए आपसे जानना चाहेंगे कमी कहाँ नज़र आ रही है कांग्रेस की जानिब से। देखिए, यकीनी तौर पर ये जो है इंटेलिजेंस का फेलियर भी है, और फिर कांग्रेस आला क़यादत की जो है इस मामले को इस अंदाज में नहीं ले पाई। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि भारतीय सिंधिया इस तरह बड़ा कदम उठाएंगे। और वो सिंधिया जो दिन भर की अगर 12 घंटे की बात करें तो 10 घंटे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है जहरफशानी किया करते थे। और लेकिन वहाँ पर हमें देख रहे हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोले, चाहे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोले, चाहे मध्य प्रदेश की जो शिवराज सिंह जो हुकूमत पर तंज करते रहे, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। इतना बड़ा कदम अगर उठा
उठाया है तो जाहिर सी बात है उसके नतायज भी उतने ही बड़े निकल कर आएंगे। वो पार्टी जो अपने आप को इक़्तिदार में थी और उसको ये उम्मीद थी कि 5 साल की हुकूमत जो है पूरा इत्मीनान तरीके से चला लेगी, उसको बैकफुट पर आना पड़ा। और फिर मामला सिर्फ जो है उतना ही नहीं है, इसमें यह भी देखने की ज़रूरत है कि आखिर इन तमाम मामलों में सिंधिया को क्या हासिल होगा, सिंधिया को जो हिमायत है उनको क्या हासिल होगा। क्योंकि सिंधिया को जो है डिप्टी सीएम बनाने की बात कर दी गई थी, प्रिया को जो है सिंधिया को राज्यसभा में भेजने की बात कर दी गई थी, लेकिन सिंधिया जो है अपने को राज्यसभा के साथ साथ जो है अपने किसी नायब को नायब वज़ीर आला बनाने की बात कर रहे थे, जिसे कमलनाथ ने जो है कबूल नहीं किया था। और यही वजह कि मैं देख रहे हैं कि उन्होंने अपने मेंबरान असम्बली के साथ खड़े होकर अलग पार्टी बनाने की काम ना करके बल्कि सबको जो है रिजिग्नेशन देने का काम किया है। और यहाँ पर अब उन तमाम लोगों की बात की जा रही है कि महाराज ने अपने प्यादों को दाव पर लगाकर अपने को तो बचा लिया, अब इन प्यादों के सियासी मुस्तकबिल का क्या होगा, है ना। मेहताब, कांग्रेस के अंदर से लगातार कुछ मामलों को लेकर आवाज़ें बुलंद होती रही हैं, उनकी जानिब भी जो रियासती क़यादत है उसने तवज्जो नहीं दी थी। लगातार हम देख रहे थे कि बहुत सारे मामलों को लेकर कांग्रेस के ख़ास तौर से जो अक़लियती लीडरान हैं वो कहीं ना कहीं अपनी बात रखने की कोशिश करते रहे हैं। है ना, देखिए आपको एक बात वाज़ेह तौर पे समझ लेनी चाहिए कि पूरा इलेक्शन चाहे पार्लियामेंट का हो या फिर असेंबली का इलेक्शन हो, कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे पर पूरा इलेक्शन लड़ा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हार्ड हिंदुत्व पे, तो कमलनाथ जो है सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे पर है। और यही नहीं, अगर मैं पिछले 20 सालों की मंजरनामे की बात करूं मध्य प्रदेश में, तो कांग्रेस जो प्रो मुस्लिम कही जाती है उसने पिछले 20 सालों में चाहे पार्लियामेंट हो या राज्यसभा किसी मुस्लिम को नुमाइंदगी नहीं दी है। और जब मुसलमान छोड़िए दलित और आदिवासी जो है उनके पास भी नुमाइंदगी नहीं है। यही वजह कि हमें देखते हैं कि मुसलमान अपने आप को यहाँ पर ठगा हुआ महसूस करता है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, और यहाँ पर ये बात कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ रहती है, लेकिन अगर हम पिछले 2013 से लेकर अब तक 2020 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने एक नहीं बल्कि दो लोगों को राज्यसभा में नुमाइंदगी दी है। नजमा हेपतुल्ला और एमजे अकबर आपके सामने मौजूद हैं। और फिर कांग्रेस पार्टी की बात करते हो तो यहाँ पर मुसलमानों को मायूसी होती है। और वो कांग्रेस पार्टी, अगर हम 1956 से मध्य प्रदेश की बात करें और 2020, तो जहाँ पर इसी मध्य प्रदेश में 22 जो है एमएलए हुआ करते थे, फिर 14 एमएलए हुए, फिर 8 हुए, फिर 1993 तो ऐसा वक्त आया कि मध्य प्रदेश की असेंबली में एक भी मुस्लिम नुमाइंदा नहीं था। और फिर वही कांग्रेस की बात करते हैं, 2018 में जो असेंबली के इंतखाबात हुए तो कांग्रेस ने 4 टिकट भी नहीं दिए बल्कि कुल 3 टिकट दिए। 3 में से 2 जो है मेंबर असेंबली आरिफ अकील और मसूद जीतकर कामयाब होकर असेंबली में पहुँचे हैं। तो हम ये भी देख रहे हैं कि कांग्रेस के यहाँ जो मुफाद जो है मुफाद परस्त जो सियासतदान हैं, मौका परस्त जो सियासतदान हैं, या फिर जो है वो बड़े घरानों से, अगर कारपोरेट घरानों से आते हैं उनके लिए तो जगह है, राजों की महाराजों की कांग्रेस में जगह दिखाई दे रही है, लेकिन आम लोगों की नुमाइंदगी की कोई जगह नहीं है। और फिर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो मौजूदा सियासी घमासान दिखाई दे रहा है, ये आम लोगों के इशू पर सियासी घमासान नहीं है बल्कि 2 राजघरानों का सियासी घमासान है, सिंधिया घराना और राघव घराना। और इन दोनों की लड़ाई आज की नहीं बल्कि 202 साल कदीम लड़ाई है। जब 1816 में दौलत राव सिंधिया की राघव घराने के महाराज जय सिंह से जंग हुई थी और उसमें राघव घराना जो दिग्विजय सिंह का घराना है, इनके बुजुर्गों की शिकस्त हुई थी, उसका बदला में कह सकते हैं कि 1993 में माधवराव सिंधिया ने जो है उस वक्त जो है शिकस्त का इसका बदला लिया था जब दिग्विजय सिंह यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बने थे। और फिर ये उम्मीद की जा रही थी कि 2008-18 में जब पार्लियामेंट असेंबली का इलेक्शन हुआ तो इसमें समझा रहा था कि सिंधिया को जिस तरह से निकलकर एक यूथ का चेहरा सामने आया है और उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस सिंधिया को मौका देगी, लेकिन इस बार भी सिंधिया को मौका न देकर जिस तरह से हाशिए पर रखा गया और कमलनाथ के साथ साथ सरकार में जिस तरह से दिग्विजय सिंह की मुदाखलत बढ़ती गई, उससे अपने आप को सिंधिया ने कहीं पर बैकफुट पर पाया। और यही वजह जिस तरह से उनके कल के बयान, परसों के बयान को हम देखते हैं, उन्होंने जो अपने कहा कि 19 साल के सियासी करियर में जितना काम हो सकता था मैंने किया, लेकिन बड़े दुखी मन के साथ मुझे जाना पड़ रहा है और मैं सब कुछ छोड़कर आया हूं, अपनी मेहनत के साथ यहां पर काम करूंगा। जी मेहताब, लगातार आपसे हमारी बातचीत जारी है। वहाँ के सियासी मंजरनामे को हम सिर्फ आज के तनाजुर में नहीं बल्कि पीछे जाकर भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फ़िलहाल के लिए अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए, तमाम तर जिस तरह से आप हालात बता रहे हैं, जो पस मंज़र बता रहे हैं, उन तमाम चीज़ों के लिए मेहताब बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और नाज़रीन यहाँ पर रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ख़बरों का ये सिलसिला लगातार जारी है।